इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो उसमें जैसे एक पढ़ेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सब्सिडी देती है। जैसे कि इस साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 1.64 ट्रिलियन इंडियन रुपीज की अमाउंट, ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए सरकार ने क्या है सैंक्शन किया है। तो कितना कोई फर्टिलाइजर खरीदेगा तो उसके हिसाब से सब्सिडी की अमाउंट वेरी कर रही है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट सब्सिडी। तो बेसिक प्राइस के अंदर क्या है कि हाउ बेसिक प्राइस फैक्टर कॉस्ट से डिफरेंट कैसे है कि इसमें कुछ पोर्शन ऑफ टैक्स क्या है इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अब फैक्टर कॉस्ट में तो कोई भी टैक्स नहीं है, तो बेसिक प्राइस में कोई टैक्स इंक्लूडेड है तो हमें वो टैक्स को इंक्लूड करना है। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचना है तो हमें सब्सिडी को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बेसिक प्राइस क्या होगा, देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस में वो कौन सा हिस्सा है टैक्स का, प्रोडक्शन टैक्स, प्लस में प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। अब सब्सिडी कौन सी माइनस होगी, प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये क्या हो गया हमारा बेसिक प्राइस। अब हमने बेसिक प्राइस कैलकुलेट कर लिया है। अब बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सब्सिडी को हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं, एक टैक्स को हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो हमें एक टैक्स को और इंक्लूड करना है, वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट। एक सब्सिडी को एक्सक्लूड करना है, वो कौन सी सब्सिडी होगी, प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो फिर मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिक प्राइस प्लस में प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरीके से हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंच सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द बेसिक प्राइस, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कि मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना क्या है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है और सिमिलर अप्रोच क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से क्या है भारत ने भी सेम अप्रोच अपनाया कि जिससे भारत अपनी जीडीपी का क्रॉस कंट्री कंपैरिजन कर पाए, या जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर देश की अर्थव्यवस्था को रैंकिंग देंगे कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है। तो अगर जीडीपी कैलकुलेशन की मेथड सिमिलर होगी तभी आपका जो कंपैरिजन है एक देश का दूसरे देश के साथ, ठीक है, वो वैलिड कंपैरिजन होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी इकोनॉमी हो सकती है कि ओवर रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि वो कोई और अप्रोच फॉलो कर रही है, भारत की इकोनॉमी हो सकती है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि हम कोई और अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए हमने इसको चेंज किया, एक ये रीजन है। दूसरा क्या है कि मार्केट प्राइस के अंदर जो टैक्स की अमाउंट इंक्लूड होती है, टैक्स को भी अब एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम की तरह माना जाता है। एंड नेशनल इनकम इज अबाउट नथिंग बट कि उस देश की इनकम कितनी है। तो फैक्टर कॉस्ट पे हम टैक्स को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या है, हम भारत जो है टैक्स को एक सोर्स ऑफ इनकम मान नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा था नेशनल इनकम को चाहे आप एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करो, चाहे आप इनकम से करो, चाहे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड से मेथड से करो, तो एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर कैसे करेगी सरकार, जब गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम होगा। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा है कि मार्केट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको कंफ्यूजन होगा ना सब्सिडी वाला, ये जो जीएस पेपर 3 में हमारा एग्रीकल्चर वाले सेक्शन है, डायरेक्ट सब्सिडी इनडायरेक्ट सब्सिडी, वहां से और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है।
और कोई डाउट? देखो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मेजर जो जीएस पेपर 3 में अभी हमारा टॉपिक बचा है, एक तो है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म हालांकि नीचे लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, इमीडिएट आफ्टर जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, तो पहले हम एग्रीकल्चर को फिनिश करेंगे, फिर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से ही मिलता जुलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन लास्ट में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री से ही इंटरलिंक्ड है। चैप्टर वैप्टर नहीं, टॉपिक है जीएस पेपर 3 में। देखो जो गवर्नमेंट बजटिंग हो गया था हमारा, उसके बाद देखो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इश्यूज रिलेटेड एंड ई टेक्नोलॉजी, एड टू द फार्मर, फिर क्या है फार्म सब्सिडी, फिर उसके बाद क्या है पीडीएस, फिर उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग। तो एग्रीकल्चर के सिलेबस में अगर मैं हम लोग थीम सेलेक्ट करें सिलेबस से, ठीक है, पहले तो है क्रॉपिंग पैटर्न, हाँ क्रॉपिंग पैटर्न, फिर है इरिगेशन, ठीक है, फिर है सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी, सब्सिडी में ही एमएसपी आ जाएगा, ठीक है, और पीडीएस, ई टेक्नोलॉजी, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और इसी से है रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और एक इशू और क्या होगा, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये क्या है एग्रीकल्चर की थीम्स है। और इससे पहले जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, तो ये इसी इन्हीं थीम्स के अराउंड आपको मेंस में क्वेश्चंस दिखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या है, जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हमें जीएस पेपर 2 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम स्कीम्स ऐसे देखेंगे कि जैसे मान लो सब्सिडी, एग्रीकल्चर में सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, जैसे एक पीएम किसान योजना हो गई, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। लेकिन स्कीम का एनालिसिस जीएस पेपर 2 में है गवर्नेंस के अंदर, समझ में आ गया। तो दोनों पेपर के बीच में क्या है, लिंकेज है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, लैंड रिफॉर्म। देखो जो ये लैंड रिफॉर्म का टॉपिक जीएस पेपर 3 में है, इस लैंड रिफॉर्म को आप जीएस पेपर 1 में भी पढ़ोगे, ठीक है, और जीएस पेपर 2 में भी पढ़ोगे, और हम इसे जीएस पेपर 3 में भी पढ़ रहे हैं। सेम ही टॉपिक 3 जगह है, लेकिन जो उसको पढ़ने की पर्सपेक्टिव है वो अलग है, ठीक है। जैसे जीएस 1 में इसे मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस में भी पढ़ोगे आप, लेकिन वहां पे जो उसकी डायमेंशंस होगी अलग होगी। कमिंग टू जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, उसमें जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे या आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, या इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलग टाइम टू टाइम अलग अलग वर्डिक्ट देगी, ठीक है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट किस लिए हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी के वजह से। अभी पॉलिटी में कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका, प्रेम्बल चल रहा है। आगे फंडामेंटल राइट जब शुरू होगा ना, या डीपीएसपी शुरू होगा,
तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 38, विच टॉक्स अबाउट टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ठीक है, प्रिएम्बल में भी जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ड है सोशलिस्ट, पढ़ा होगा ना, सोशलिस्ट, सवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहां पे सोशलिस्ट वर्ड का क्या मतलब है, वो एक इकोनॉमिक मतलब एक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमिक पैटर्न कैसा होगा। तो इकोनॉमिक पैटर्न कैसा होगा कि जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं होंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, गवर्नमेंट की कंट्रोल भी होगी एंड देयर विल बी प्राइवेट सेक्टर। तो हमारा जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या है लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जीएस पेपर 3 में हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने ये लिंकेज क्यों बताया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में जब लैंड रिफॉर्म में, बेसिकली ये मेंस के अंदर इसका ज्यादा वेटेज है। मेंस में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 15 नंबर का आएगा, ये मिनिमम 10 नंबर का है, इससे ज्यादा इसकी कोई इस टॉपिक की मतलब ज्यादा मार्क्स की वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स में 2023 में एक क्वेश्चन आया है आई थिंक। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा ऐसे ये कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है। इट इज अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, क्यों किया, कैसे किया, क्या उसके भी क्रिटिसिज्म है और भारत को क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री में है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ये समझ में आएगा कि भारत ने 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स किया क्यों। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए वो किसका पार्ट हो जाएगा, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस। उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, वो किसमें है, जीएस पेपर 3 में। समझ में आ गया आपको? अब देखो कि पहले तो लैंड रिफॉर्म से नहीं है, हमें समझना क्या है इसमें कि लैंड रिफॉर्म का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, किया क्यों गया, ठीक है, वाई लैंड रिफॉर्म, और उसके बाद क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या क्या है कि किस किस क्षेत्र के अंदर भूमि सुधार किया गया। ठीक है, और फिर ये कितना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, यही पूरा इसके अंदर पढ़ा जाएगा। इसी से आपके पास इनफ 250 वर्ड्स होंगे, मैक्सिमम 250 वर्ड्स, 15 नंबर, मिनिमम क्या है 150 वर्ड्स लिखने। तो इस पूरे टॉप इतने चारों डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस को पढ़ने के बाद यू विल बी हैविंग सफिशिएंट कंटेंट टू राइट एनी आंसर। घुमा फिरा के पूछा जाएगा लेकिन लिखने वही पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया को समझने के लिए एक थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि 1947 के बाद जब इंडिया में लैंड रिफॉर्म की जर्नी शुरू होगी वो की क्यों गई। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें ब्रिटिश टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो रूरल सेटअप है, ठीक है, उस रूरल सेटअप को किस हिसाब से चेंज किया कि जिसके वजह से किसानों का ऑपरेशन हुआ, एक्सप्लोटेशन हुआ पीजेंट्स का, और जिसकी वजह से क्या है भारत की ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है, इम्पैक्ट हुई, पॉवर्टी का रेट बढ़ गया। ठीक है, अब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जो रिवोल्ट्स होते हैं टाइम टू टाइम, उसमें ट्राइबल भी रिवोल्ट्स होंगे, सिविल रिवोल्ट्स होंगे, उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ोगे पीजेंट्स रिवोल्ट। पीजेंट्स मतलब किसान। अब किसान क्यों रिवोल्ट करेगा, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो भारत ने 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म किया, मतलब कि 1947 से पहले पीजेंट्स लोग रिफॉर्म क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं तो पहले हमें उसके रीजन समझने पड़ेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1947 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट्स ने जो भी स्टेप्स लिए उसकी जो रीजन है कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीरियड के अंदर है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो रूरल सेटअप है और उसमें भी जो लैंड की स्ट्रक्चर है उसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, टैक्स कलेक्शन करती थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन करने के लिए अलग अलग उन्होंने क्या है सिस्टम बना के रखा था।
एक सिस्टम को आपने पढ़ा होगा बचपन में या तो सुना होगा, जिसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते थे। ठीक है, अब इस सेटलमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो रूरल सेटअप के अंदर एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब ये जमींदार क्या करेगा, ब्रिटिश के बिहाफ पे लैंड रेवेन्यू का क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। किससे? पीजेंट से। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ो, हमें हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, 1893 लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन से रीजन थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी का कुछ पोर्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, वो वहां पे ये पढ़ना, लेकिन हमें यहाँ पे इस सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है उसको समझना है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे क्या प्रॉब्लम्स हो उसको समझना है, किसानों का एक्सप्लोटेशन क्या हुआ वो समझना है। वो हिस्ट्री वाले फैक्ट हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, बस थोड़ा सा ये आइडिया रखो यहाँ पे इस क्लास में कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन के अंदर क्या है, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया। अब इसके अंदर क्या किया, जैसे कि मान लो जमींदार ने जितना भी, हाँ, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है जिस पे बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसको तो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, आप उसमें ये देखो ना, हिस्ट्री के अंदर जो आफ्टर मिडल ऑफ 18th सेंचुरी उसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 1885 से शुरू होकर 1947 तक होगा। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के ज्यादातर, और उससे पहले जो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव है, जिन्होंने बहुत ज्यादा रेडिकल मेजर्स लिए, जैसे लॉर्ड डलहौजी को पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री पढ़ोगे, देखो पहले था गवर्नर, फिर बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर सरनेम, फिर वाइसरॉय। ये क्या है, चेंज ऑफ डेजिग्नेशन। अरे जब हिस्ट्री पढ़ोगे बार बार उनको नाम लिया जाएगा, याद हो जाएगा ना। हाँ, जैसे तुम्हें उनके नाम अजीब लगते हैं, उनको तुम्हारे नाम अजीब लगते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, देखो परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया, जमींदार को क्या बोला कि वट एवर द अमाउंट यू विल कलेक्ट फ्रॉम पीजेंट, उसके क्या करो आप 11 हिस्से करो। 11 हिस्से में से 10 हिस्सा आप किसको दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो। ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे ये लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहे हैं, तो एक हिस्सा क्या है ये अपने पास रखेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अमाउंट कितना आप कलेक्ट करोगे पीजेंट से वो नहीं डिसाइड किया, आप जितना कर सकते हो करो, उसके 11 हिस्से करके 10 हिस्सा आप मुझे दे दो, एक हिस्सा आप अपने पास रखो। तो जब जमींदार को अपना शेयर बढ़ाना होगा, अब वो ब्रिटिशर से तो नेगोशिएट कर नहीं सकता, कैसे नेगोशिएट करेगा, ब्रिटिशर्स क्या करेगा, इफ नॉट जमींदार वन, ओके देन कम अनदर वन। ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे 50-50% चाहिए, ऐसा हो सकता है ना, किसी और को लेकर के आओ, तो फिर जमींदार को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, ज्यादा कलेक्शन करेगा ना, ताकि उसका जो एक हिस्सा है वो ज्यादा है, मतलब 100 kg के जगह पे वो क्या करेगा 1000 के, और इसको लालच आएगा तो क्या करेगा और अमाउंट को बढ़ाएगा। तो ऑपरेशन किसका हो रहा है, पीजेंट्स का। समझ में आया। अच्छा, प्रॉब्लम यहीं तक सॉर्ट आउट नहीं होती है। ठीक है, दूसरी इशू क्या होता है इसके अंदर, जमींदारी व्यवस्था जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने लागू किया वहां पे एक इशू निकल के आएगा जिसको बोला जाएगा एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो एक गांव है ए, इसका जमींदार ब्रिटिशर्स ने बना दिया Z1। इस गांव के अंदर सपोज 100 पीजेंट्स हैं, इन सभी पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, Z1 की है।
अब ये Z1 रहता कहाँ है? किसी सी विलेज के अंदर, ठीक है। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, अब इसका अब आपको लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, वो आएगा टैक्स कलेक्ट करेगा दे देगा, ठीक है। अब हो सकता है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, सपोज 1919 में इस गांव के अंदर क्या हो गया, ड्रॉट आया। ड्रॉट आने की वजह से क्या है, इन 100 पीजेंट्स के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो इस जगह पे रहता नहीं है। तो जो उसका एक कम्युनिटी रिलेशंस है, एक जमींदार का एक पीजेंट के साथ जो कम्युनिटी बिल्डिंग का रिलेशंस है, वो एक अटैचमेंट है नहीं, ठीक है। तो ही विल बी मोर ऑप्रेसिव टू कलेक्ट द टैक्स इवन इफ देयर इज अ ड्रॉट, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, वो क्या करेगा, क्योंकि वो किसी दूसरे विलेज में रह रहा है, गांव के किसी एक पर्सन को बोलेगा यू कलेक्ट द टैक्स ऑन माई बिहाफ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ए विलेज से ही कोई एक और जमींदार को बोलेगा कि यू कैन कलेक्ट द टैक्स। अब ये पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन करके जमींदार को देगा, वो फिर ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो इस पूरे सिस्टम से आपको क्या समझ में आया कि पीजेंट्स का जो ऑपरेशन है 3 लोग कर रहे हैं मिलके। एक तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स, ठीक है, फिर जमींदार, फिर एक और पर्सन है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है अगर जहां पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है। तो इस केस में पीजेंट्स का कितना बुरा हालत होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। अब तो फिर भी सब्सिडी और ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है नहीं, तो इवन इफ देयर इज नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टिल यू हैव टू गिव द टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझ में आ गया? यानी कि कुछ आपके केस में हो ना हो, हमें जितना चाहिए वो जितना इसने मांगा आपको देना है। लैंड एक्वायर हो गया, या फिर जैसे उनके जो एनिमल्स होते थे वो एक्वायर कर लिया, है ना, एविक्शन हो गया, ठीक है। तुम इस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो देर बोले मार्ज मतलब लार्ज स्केल एविक्शन भी है छोटे किसानों का, ठीक है, किसी और को लेकर के आओ, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं नहीं, ये देखो, जमींदार और द लैंड ओनर्स जहां पे परमानेंट सेटलमेंट है वो सिर्फ कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो जमींदारी व्यवस्था थी वो कहती हेरिडिटरी, मतलब जमींदार के नेक्स्ट जनरेशन वो फिर से पूरे गवर्नमेंट की जमीन होती है। हाँ, अब एग्रीकल्चर एरिया है ना, गंगा जो यमुना का दोआब रीजन है, ठीक है, वो फर्टाइल एरिया है। तो वहां पे क्या है, जमींदार को क्या बना दिया, लैंड ओनर्स बना दिया, और वहां पे अब वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रिटिशर की जमीन होती है सारी? ब्रिटिशर्स की जमीन नहीं है, पीजेंट्स की जमीन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां के लोकल राजा को हरा दिया, ऐसे कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे, लैंड रेवेन्यू, क्योंकि पहले भी तो वो जो जो भी मुगल पीरियड है वो उनको भी तो टैक्स तो दे ही रहे हैं ना। अब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया, अब आप किसको टैक्स दोगे, ब्रिटिशर्स को दोगे। तो ब्रिटिशर्स ने उस टैक्स के सिस्टम को, कलेक्शन के सिस्टम को क्या कर दिया, बदल दिया। समझ में आ गया? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि गांव में जमीन में हर बंदे की होती है, किसी के पास तुम आज के हिसाब से सोच रहे हो, हाँ, ऐसे होती है मैम। उस टाइम ऐसे बंदों की नहीं होती थी जमीन? जमीन उन्हीं की है, लेकिन अब उसने, अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा ना, ठीक है। तो उसमें क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इन एरियाज के अंदर जमींदार को क्या बोल दिया कि यू विल कलेक्ट। तो अब मैं क्यों करूं, मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा ना। तो मेरे को एक तो लैंड ओनरशिप मिली, ठीक है, और दूसरा क्या है, मेरे को 1/11 शेयर इन द टैक्स कलेक्शन। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि जमींदार मतलब इंडियन लोगों को ही क्यों टैक्स कलेक्शन का अथॉरिटी दे दिया जमींदारी व्यवस्था में, क्योंकि जमींदार और पीजेंट्स के बीच में ऑलरेडी एक रिलेशन है। अब ब्रिटिशर्स किसी इंग्लिश मैन को लगा दे टैक्स कलेक्शन करने के लिए, लिटरेसी है ही नहीं, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वो कैसे बात करेगा, ठीक है। सो इट्स बेटर टू, अब इससे क्या सिस्टम हो गया कि जमींदार के थ्रू वो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम या इंडियन रूरल सिस्टम को और बेहतर से समझ पाएंगे, जिससे उनको क्या होगा, पॉलिसी चेंज करना या कोई न्यू चेंज करना, जिससे वो उनकी प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, वो कैसे पता लगेगा, सोसाइटी को समझोगे तभी पता लगेगा ना, ठीक है। तो ये चीज है। देखो दूसरा सिस्टम क्या था, हाँ हाँ हाँ, आप पढ़ोगे 1833 का जब एक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपने ही लोग थे, जैसे इंडियन लोग थे, तो एकदम से ब्रिटिश खुद आगे करेंगे तो लोग
समझी नहीं मैं क्वेश्चन आपका। मैम जैसे ब्रिटिश है हम्म। वो जैसे इंडिया जैसे कोई गांव है उसी के किसी पर्सन को टैक्स कलेक्शन के लिए लगाते हैं। हाँ अगर वो खुद लगाएंगे तो लोग एकदम से क्रिटिसिज्म शुरू करेंगे ना। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना, उनको समझना भी तो है ना, भारत के ऊपर देखो, आपको जिस जनता के ऊपर रूल कर रहा है तो पहले आपको उस जनता को समझना भी तो पड़ेगा ना, उसके सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को भी तो समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो दूसरा सिस्टम क्या लेकर क्या है, वो रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ पे रैयत का मतलब क्या है, पीजेंट। ठीक है, 1820 के अंदर ये सिस्टम आएगा, मेनली साउथ इंडिया के अंदर। जैसे तमिलनाडु विल बी द फर्स्ट स्टेट वेयर दिस सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, ईस्ट पंजाब और असम के कुछ पोर्शन के अंदर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये जमींदारी व्यवस्था से कैसे अलग है, जो एक मिडल मैन बना करके रखा हुआ था, ठीक है, मिडल मैन बना के रखा हुआ था किसको, जमींदार को, उनको हटा दिया। तो अब मतलब ब्रिटिशर्स, हाँ, पीजेंट से पैसे लेगा। अब इसमें लैंग्वेज सीख गए थे ना। लैंग्वेज नहीं सीख गए थे, आपको क्या लग रहा है, ब्रिटिशर्स इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, उनको क्या लगा, अब देखो दो पर्सपेक्टिव है इसके। ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे कि जहां जहां पे हमने जमींदारी व्यवस्था की, आप पीजेंट रिवोल्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे पीजेंट्स रिवोल्ट होंगे, और पीजेंट किसके रिवोल्ट, किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, जमींदार के। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, हम किसी नए एरिया में एक नई व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, हम आपका उत्थान करेंगे। कैसे, क्योंकि आपका जमींदार क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमने जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन उस एरिया के अंदर और भी ज्यादा एक्सप्लोटेशन होगा। क्यों, क्योंकि 40% 50% टैक्स कलेक्शन होगा। मतलब एक किसान ने जितना भी प्रोडक्शन किया उसका 50% विल बी गिवन टू ब्रिटिशर्स। अब ऐसा किया क्यों, उन्होंने जनता को दिखाने के लिए क्या बोला कि जमींदार वो लोग हैं जो कि इंडियन पीजेंट्स का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या लगा, जिस एरिया के अंदर जमींदारी व्यवस्था बनाया उन्होंने, वहां के जमींदार वर बिकमिंग रिच डे बाय डे, so why we will share the revenue with the zamindar, so we will remove them from this system, ताकि ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। तो दिखाने के लिए कुछ और बोला, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग है, और वो ऐसे ही करते थे। ठीक है, जैसे बंगाल का विभाजन है 1905 में जब होगा, वो क्या बोलेंगे कि बंगाल इज सच a huge province, it is difficult to administration, डिफिकल्ट है। लेकिन उनको क्या था, 1857 के रिवोल्ट के बाद डिवाइड एंड रूल, so they have divided this entire Bengal on the basis of language and religion। ठीक है, तो हिडन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अलग है, और लोगों को दिखाने के लिए क्या है, अलग है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम क्यों लेके आएंगे कि जो प्रॉफिट उनको परमानेंट सेटलमेंट एरिया के अंदर जमींदार के साथ शेयर करना पड़ रहा था, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि देयर जमींदार वर बिकमिंग रिच डे बाय डे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। मुनरो एंड रीड करके दो पर्सनालिटी होंगी जो इस रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे 1820 में। ठीक है, बंदोबस्त के नाम से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये तो हो गया रैयतवाड़ी। और एरिया कौन कौन से हैं, जैसे कर्नाटका का कुछ पोर्शन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ये वाले एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया में भी किसी किसी एरिया के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर के आए, स्पेशली इसको बिल्कुल स्पेसिफिक याद रखना है। ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब आज के प्रेजेंट समय में कहाँ पे है, यस, हाँ, ईस्ट पंजाब एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ असम। नहीं नहीं नहीं, इस सिस्टम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगी, दूसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था थी जिसको बोलते हैं माहलवाड़ी। ठीक है, ठीक है, इसको 1822 में हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक पर्सन होगा। मैम यहाँ पे वेस्ट पंजाब नहीं आएगा, ये जो अपने
वाला इंडिया वाला ही है ये। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। उस टाइम में तो मैम वेस्ट पंजाब आए। नहीं नहीं, यहाँ पे ईस्ट पंजाब ही है, इंडिया वाला ही है ये। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, वो मेरे दिमाग में कुछ और, ये ईस्ट पंजाब ही है और ये असम ही है। कमिंग टू महलवाड़ी, 1822 में होल्ट मैकेंजी नाम का एक पर्सन होगा जो ये महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा। ये इससे अलग कैसे है, जैसे मान लो, हाँ ये 1820 में है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक कोई विलेज है ए, उसके अंदर 100 पीजेंट्स हैं सपोज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को अगर टैक्स कलेक्शन करना है रैयतवाड़ी एरियाज में, तो 100 पीजेंट्स के साथ उनका क्या होगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा उनको टैक्स कलेक्शन के लिए। महलवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक एंटायर विलेज को वो क्या करेंगे, एंटायर विलेज को क्या करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्स कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक गांव के अंदर एक पर्सन से ही उनको इंटरेक्ट करना है, और ये पर्सन क्या है, बाकी सारे पीजेंट से जो उस विलेज के है टैक्स कलेक्शन करके ब्रिटिशर्स को देंगे। इनसे डिफरेंट, इससे कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे ईच इंडिविजुअल पीजेंट से उनको इंटरेक्शन करके टैक्स कलेक्शन करना पड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन से। ठीक है, और ये जमींदारी व्यवस्था से कैसे अलग है कि यहाँ पे जो विलेज हेडमैन है जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया है टैक्स कलेक्शन करने के लिए, वो जमींदार से अलग है। क्यों? क्योंकि विलेज हेडमैन इज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ही इज जस्ट कलेक्टिंग द टैक्स। और यहाँ वहां पे क्या होता था कि उसको 1/11 शेयर वो रख सकता था, यहाँ पे शेयर नहीं रखे। ठीक है, तो एंटायर विलेज को क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ टैक्स कलेक्शन माना जाएगा, और इसी पर्सन से क्या है, टैक्स कलेक्शन करेंगे। समझ में आया? ठीक है, इसका भी एरिया याद रखना है आपको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जो प्रेजेंट डे यूपी है और कुछ बंगाल का पोर्शन। अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि बंगाल के कुछ हिस्से में महलवाड़ी सिस्टम भी है और बंगाल के कुछ हिस्से में जमींदारी भी है। ठीक है, इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे जस्ट मैंने एक बैकग्राउंड इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज डूइंग द लैंड रिफॉर्म अंडर वेरियस डायमेंशंस। समझ में आया? अब इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद आपको अगर मैं पूछूं कि पीजेंट्स की मेजर इश्यूज क्या है, एक तो जमींदार निकल के आएगा, है ना, जमींदार आएगा, जो क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में ऑपरेशन कौन कर रहा है, जमींदार। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, हाई रेंट। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ट्रेडिशनली सदियों से किसान क्या है, अब उस जमीन के ऊपर क्या है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जमींदारी व्यवस्था को देखें तो वहां पे लैंड ओनर बना दिया किसी और को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो टाइटल राइट है उनका, जिसको क्या बोलेंगे, ऑनरशिप, वो किसानों के पास नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या चीज, तीसरा क्या प्रॉब्लम समझ आ रहा है आपको, अगर टैक्स नहीं दिया मान लो, तो फिर जमींदार क्या करेगा, उनका एविक्शन कर देगा ना। ठीक है, एविक्शन की समस्या से क्या होगा कि उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, लाइवलीहुड का सिक्योरिटी नहीं, उनको नहीं पता कि इस साल अगर मैंने टैक्स नहीं दिया तो फिर क्या होगा कि उनको उस जगह से क्या कर दिया जाएगा, एविक्शन कर दिया जाएगा। तो ये समस्या। ठीक है, और तीसरा क्या है कि जो लैंड होल्डिंग की साइज है, किसी किसान के पास फ्रेगमेंटेड लैंड है, ठीक है, किसी के पास क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, और जमींदार के पास तो क्या है, पूरा का पूरा गांव है, या हो सकता है मल्टीपल विलेजेस की उसको क्या मिली होगी, जमींदारी मिली होगी, है ना। तो लैंड होल्डिंग साइज इज स्मॉल, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा, लैंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
तो ये बेसिकली हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरी ब्रिटिश की व्यवस्था की वजह से जो एग्रीकल्चर जमीन की जो समस्याएं हैं या पीजेंट्स की जो इश्यूज हैं वो लगभग लगभग इन 3 से 4 पॉइंट्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है. He was the one who introduced the Mahalwadi system. Holt Mackenzie. मैम ये रैयतवाड़ी वाला किसने करा था मैम? मुनरो एंड रीड, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं. लॉर्ड कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस, CEO कॉर्न. इसका ये कौन सा था मैम? 1793, 1820, 1822. W. मैम ये कौन ही नाम रख ले चल रही? हाँ, उसको नहीं पता था ना कि कल को इंडिया के लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, मेरा नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी. हाँ. हो गया क्या? लिख लिया? ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि जब भारत आजाद हुआ होगा 1947 में, ठीक है, 1947 में अब क्या हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट. ठीक है. और पीजेंट्स की ये क्या है? इश्यूज है. ठीक है. तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, कि जो हिस्टोरिकली ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से जो भी पीजेंट्स को इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल जमींदारी, है ना, मिडिल मैन का प्रॉब्लम हो, हाई रेंट का प्रॉब्लम हो, ओनरशिप राइट नहीं है उनके पास, लार्ज स्केल एविक्शन है तो सिक्योरिटी नहीं है उनके पास. ठीक है. अब उसके पास अगर मान लो प्रॉफिट भी हो गया और उसको ये पता है कि आज मेरे पास ये जमीन है, कल ये जमीन नहीं है, तो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो अपने सरप्लस प्रोडक्शन में से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, है ना. तो इसीलिए क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर होगा 1947 के टाइम तक का, तो क्या होगा, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होगा, उसमें मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर नहीं होगा, मतलब मशीन्स का यूज नहीं होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और उसके बाद क्या है, ये फ्रेगमेंटेड लैंड है. अब 1947 में जब भारत क्या होगा, आजाद होगा, तो वो लैंड रिफॉर्म्स इन्हीं एरिया पे करेगा, क्योंकि यही इश्यूज क्या हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के थ्रू हुए. लेकिन भारत के लैंड रिफॉर्म के कुछ और अलग भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे. वो क्या है? अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या भारत का खुद का इंडिया का इंडिपेंडेंट नेशनल मूवमेंट हो, ठीक है, फेमाइन का इशू होगा. फेमाइन के इशू से क्या होगा, लोग मरेंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि फूड का सप्लाई नहीं है इनफ, है ना. तो फूड सप्लाई को क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा. ठीक है. जिससे हमें फूड सिक्योर कंट्री बनना है. अब 1947 पॉवर्टी है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है. तो अपनी जो वो बेसिक नीड्स में एक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, मतलब फूड सिक्योरिटी. तो फूड सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें, लैंड रिफॉर्म. तो देखो 1947 के ईव पे जो भारत के दूसरे अलग चैलेंजेस थे, पॉवर्टी, हंगर. ठीक है. अब हंगर से ही क्या जुड़ा हो गया,
फूड सिक्योरिटी बोल लो या फूड सफिशिएंट, ठीक है ना। इस चीज को इंश्योर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 921 ना, राइट टू लाइफ। अब इस राइट टू लाइफ में जीने के लिए आपको खाना तो चाहिए, ठीक है, तो उसलिए भी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम्हें उसमें राइट टू प्राइवेसी याद है और बाकी चीजें भी है। राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एयर भी है, क्लीन वाटर भी है, स्लीप भी है। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? अनदर ऑब्जेक्टिव। आपको ये बात बताओ क्या राइट टू प्राइवेसी जो है ना, उसमें ये कहता है मैं कह सकता हूँ मेरा फोन कोई चेक ना करे, राइट टू प्राइवेसी है। तो फिर तुम्हारी मम्मी बोलेंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेरी भी ड्यूटीज है कि 6 से 14 से साल के बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम्हें ये फोन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये मत देना, तुम उससे तगड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट मिलेगी। मैम ये जो फूड सप्लाई बढ़ाने वाला है ना, हाँ जी, ये 1975 के बाद आया है। पहले ना ये सब्सिडी नहीं मिलती थी इन पे पेस्टिसाइड्स वगैरह पे। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन बाद में भी देखो ना 1943 के अंदर एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फेमाइन आएगा। हाँ, पीपल डाइड। उसके 2 रीजन होंगे, क्योंकि एक तो ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसे ही कम हो गया, ठीक है, और वॉर की वजह से क्या है, जो लिमिटेड फूड सप्लाई थी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द नीड ऑफ सोल्जर्स। तो उस टाइम पे भी क्या है, हंगर्स की वजह से फेमाइन हुआ। हाँ हाँ, समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या है, अब क्या शुरू होगा, जर्नी टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स। अब इसकी बैकग्राउंड कैसे प्रिपेयर होगी, देखो वो भी आप पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे। एक पर्सनालिटी का नाम आएगा, विनोबा भावे। 1950 अपनी 7th 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक में पढ़ा होगा इनका नाम, आपने नहीं पढ़ा है तो अब तो खैर नहीं पढ़ सकते, 11th 12th के अंदर आएगा। हाँ, ठीक है। ये क्या करेंगे, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे 1950s में। 2 मूवमेंट होंगे, एक होगा कि भूदान मूवमेंट, ठीक है। हाँ, क्या था ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। भूदान मूवमेंट, और एक क्या होगा, ग्रामदान मूवमेंट। भूदान मतलब क्या है, भू मतलब जमीन, दान मतलब चैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो जिनके पास लार्ज साइज ऑफ लैंड है वो क्या करेंगे, जमीन, हाँ, पीजेंट्स को क्या है, जमीन क्या है, चैरिटी में दे। और ग्रामदान मूवमेंट क्या है, यहाँ पे जमीन का दान नहीं है, क्या है कि पूरे के पूरे गांव की जमीन को क्या है, एक कलेक्टिव ओनरशिप के साथ क्या है, कल्टीवेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम क्या होगा, कुमारप्पन कमेटी, ठीक है। अब इस कुमारप्पन कमेटी को क्या मैंडेट दिया जाएगा कि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भारत जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करेगा उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। सो टू एडवाइज द गवर्नमेंट कि व्हाट शुड बी द एस्पेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक मूवमेंट ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा है, लीडिंग बाय हुम, विनोबा भावे, ठीक है। आंध्रा में चलेगा ये होगा शायद 1950s में, ये होगा 1954 के आसपास। इनका नाम आप एक हिस्ट्री के अंदर एक मूवमेंट पढ़ोगे आप, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, वहां पे भी इनका नाम आता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगस्त ऑफर के बाद पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी उससे भी रिलेटेड है, इंडिविजुअल सत्याग्रह से। लैंड रिफॉर्म में भी इनके इन दो मूवमेंट्स के अंदर इनका नाम आता है, ही वाज द लीडिंग पर्सनालिटी टू लीड दीज टू मूवमेंट्स, ठीक है। लिख लो इतना। किनका फायदा कैसे? मैम ये भूदान वाला तो कुछ हुआ ही नहीं था इनका। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों ने जमीन अपनी दान दी थी आंध्रा में। मैम हमको इसमें ऐसे खून का करवा रहा था। नहीं नहीं, इन्होंने इसने क्या बोला है कि ब्लडलेस था, मतलब देयर वाज नो और लिटिल वायलेंस इन्वॉल्व। मैम वो तो लोगों को जागरूक कर रहा था ना, आपके पास। हाँ, तो उन लोगों अब जागरूक किया तो जागरूकता का प्रभाव क्या हुआ कि जमीन दान दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो जमींदारी व्यवस्था से जो एक कम्युनिटी रिलेशनशिप था जमींदार और पीजेंट्स के बीच में, वो ब्रेक हो गया था एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से। अब ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो लैंड जो एक गांव की क्या है, एक होलिस्टिक प्रॉपर्टी के रूप में क्या है देखा जाएगा, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कल्टीवेशन ना करके क्या है, लार्जर ऑब्जेक्टिव के साथ कल्टीवेशन करेंगे। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसका यूटिलाइजेशन हर एक किसान करेगा जो उस गांव का हिस्सा होगा, ठीक है। तो मेरी जो लैंड की प्रॉपर्टी है वो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ना होके पूरे विलेज के वेलफेयर के हिसाब से मैं उसकी कल्टीवेशन करूं, ठीक है। तो लार्जर ऑब्जेक्टिव हो गया ना। ठीक है। कुमारप्पन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द इशू ऑफ लैंड इन इंडिया, समझ में आया? अब ये कमेटी रिकमेंडेशन क्या देगी? अब इश्यूज आपको समझ में आ गए, तो उन्हीं एरियाज के अराउंड क्या है, भारत को क्या करने की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म। तो व्हाट रिकमेंडेशन विल बी गिवन बाय दिस कमेटी? इंडिया नीड टू टेक द लैंड रिफॉर्म इन 4 डिफरेंट एस्पेक्ट, और वो 4 डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, इन्हीं से रिलेटेड होंगे। क्योंकि पीजेंट्स के एक्सप्लोइटेशन का रीजन क्या था? नंबर 1 जमींदारी। तो ऑब्वियस सी बात है, बोलेंगे कि भारत के अंदर जो पीजेंट का एक्सप्लोटेशन में जमींदार का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक लैंड रिफॉर्म तो क्या है, जहां जहां पे जमींदारी व्यवस्था है वहां वहां पे करो, ठीक है। दूसरा क्या है कि एविक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरा क्या हो सकता है कि किसी के पास मान लो 100 एकर्स ऑफ लैंड है, किसी के पास क्या है 1 एकर्स ऑफ लैंड है, तो लैंड सीलिंग के ऊपर क्या है, लिमिटेशन लगाओ। और चौथा क्या हो सकता है, लैंड क्या है, फ्रेगमेंटेड है। ऐसे आपने सुना होगा ना, जैसे कि मेरी ½ एकड़ जमीन इधर है, ½ एकड़ जमीन किसी दूसरे जगह पे है, ठीक है। तो कलेक्टिवली हो सकता है मेरे पास 10 एकर्स ऑफ लैंड हो, लेकिन वो क्या है, इधर उधर है, समझ में आया? तो इसके बीच में क्या, इसके लिए क्या करना होगा, लैंड कंसोलिडेशन। क्या है, कंटिन्यूअस मुझे एक लैंड मास मिल जाए जहां पे मैं एक लार्ज स्केल इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर पाऊं, ठीक है। अगर ½ एकड़ ऑफ लैंड क्या है, 100 एकर्स ऑफ लैंड में फ्रेगमेंटेड होगी, तो एक लार्ज स्केल लेवल पे क्या होगा, कल्टीवेशन करना मुश्किल होगा। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे इस कमेटी का रिकमेंडेशन दिया गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, द लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया consisted of 4 elements, consisted of 4 elements. As per the recommendation of Kumarappan committee, कुमारप्पन कमेटी, कुमार लिख के RAPPAN। नंबर 1 लिखो, द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मीडियरीज बिचौलिया या फिर हाँ 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 जी। सेकंड पॉइंट लिखो, टेनेंसी रिफॉर्म। सेकंड एक एक्सपेक्ट क्या हो गया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सेकंड इज टेनेंसी रिफॉर्म, जो जमीन किराए पे नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ अधिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली, हाँ टेनेंसी रिफॉर्म। सेकंड इज टेनेंसी रिफॉर्म। थर्ड वन
फिक्सिंग द सीलिंग ऑन, फिक्सिंग द सीलिंग ऑन, फिक्सिंग द सीलिंग ऑन, लिमिट, फिक्सिंग द लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग, ये भी लिख सकते हो। हाँ, फोर्थ वन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो इन्हीं 4 एरिया से लेकर के बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि ये जमींदारी व्यवस्था को या इंटरमीडिएट रिस्क को खत्म करने के लिए क्या कानून बनाए गए, या फिर उस कानून को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट स्टेट के सामने क्या समस्याएं आई, वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दूसरा किस एरिया पे काम करेगी, टेनेंसी, वो किराए पे जो जमीन ली जाती है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, बताया ना कि वो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं, इकट्ठा करना। हाँ, देखो, तो अब इन 4 एरिया के अराउंड क्या होगा, भारत के अंदर भूमि सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे कि जमींदारी व्यवस्था या जो ये एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा जो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना है। जमींदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब ये जो मेजरली ईस्टर्न और गंगा यमुना वाला जो दोआब रीजन है वहां पे। यूपी में तो थोड़ा बहुत महलवाड़ी सिस्टम भी था। फाइन, अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो इंडिया क्या है, आजाद हो चुका है। फाइन, अब इंडिया इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट में एक राइट होगा आर्टिकल 19, उसी के अंदर एक होगा 19 आई थिंक सब क्लोज 1 सब क्लोज F, विच इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। अब समझो कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे है। जमींदार कौन है, जमींदार ही इज अ ओनर। फाइन, अब भारत को क्या करना है, इसको हटाना है। तो मतलब क्या है, जमींदार जो है जमीन का मालिक नहीं रहेगा, यही मतलब हुआ। दूसरी तरफ हमने राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया। ठीक है, और इसी के अंदर फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी भी इंडिविजुअल्स के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स का एबॉलिशन हो, इंफ्रिंजमेंट हो, तो दैट पर्सन कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। और क्या बोलेगा, जैसे मान लो जमींदारी व्यवस्था खत्म की, तो जमींदार की जमीन किसके पास आ गई, गवर्नमेंट के पास आ गई। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास जब जमींदार की जमीन आई तो उसके ये राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश हुआ, इंफ्रिंजमेंट हुआ, तो ये जमींदार अब कहाँ जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 मीन्स कि भारत का संविधान ही क्या है, स्टार्टिंग में क्या बनेगा, अड़चन बनेगा, किसका, लैंड रिफॉर्म का, जहां जहां पे हमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना है। समझ में आया? जमीन तो मैम फार्मर्स की नहीं होती थी, ये कुछ तो टैक्स इकट्ठा करते थे या फिर इनको गिफ्ट ही दे देते थे? गिफ्ट नहीं दे दी थी, उनको लैंड ओनर्स बना दिया। ठीक है, तो लैंड ओनर्स, अब जो ब्रिटिशर्स थे उनका देखो एक चीज था कि वो उनको कल्टीवेशन का भी राइट नहीं था। तभी तो देखो ना टेनेंसी रिफॉर्म आएगा, एविक्शन नहीं कर सकते आप, आगे अभी पढ़ते जाओगे। जमींदार से जमीन ली जाएगी, सरकार के पास आएगी, फिर सरकार उसको क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो कि ट्रेडिशनली उस एरिया के ऊपर क्या है, कल्टीवेशन कर रहे हैं। यही मतलब है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी का। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया।
फिर इसके बाद क्या है, एक आर्टिकल और है 31 जो भी ये राइट टू प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। इस प्रॉब्लम यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आ गया ना कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, और अगर उसका हनन होगा तो 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। अभी नहीं, जैसे मान लो मैं जमीन नहीं, हाँ जैसे मान लो मैं जमींदार हूँ और यहाँ जमींदारी व्यवस्था का खत्म किया तो मेरे से सरकार वो जमीन ले लेगी। हालांकि सरकार एक मॉनेटरी कंपनसेशन देगी, बट व्हाट इफ मैं नहीं चाहती वो जमीन मेरे पास ही रहे, तो वो क्या हो गया, वो फोर्सफुल एविक्शन हो गया ना जमींदार का। तो फिर जमींदार के पास क्या सोल्यूशन है, आर्टिकल 32 है ना। ठीक है, तो मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भारत में लैंड रिफॉर्म्स को करने के लिए। समझ में आ गया। दूसरा क्या है इसमें इशू, एक और भी चीज है कि चाहे लैंड हो या एग्रीकल्चर हो, ये दोनों। ठीक है, आप पढ़ोगे 7th शेड्यूल के अंदर, ये स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों एरियाज के ऊपर राज्य सरकार ही क्या है, कानून बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एबॉलिशन करना है जमींदारी व्यवस्था का, तो हर वो राज्य जहां पे ये व्यवस्था थी वो स्टेट के अंदर अपने लॉ को पास करेगा जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उन लॉज को चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जो हमारे देश में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, उससे आर्टिकल 31A को ऐड किया जाएगा और क्या किया जाएगा, 9th शेड्यूल, ये पढ़ लिया है क्या, शेड्यूल्स पढ़े क्या, हाँ, 9th शेड्यूल को भारत की संविधान में ऐड किया जाएगा। आर्टिकल 31A क्या है, देखो, एक तरफ है फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट में है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, डीपीएसपी में एक आर्टिकल पढ़ोगे 38, जो कि सरकार को एक मैंडेट देता है कि गवर्नमेंट को जब भी कोई वो पॉलिसी बनाए तो उसको क्या करना है कि इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इनकम, जो भी चीजें हैं। तो एक तरफ तो भारत का संविधान भारत की सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, उसको क्या बोल रहा है कि यू शुड टेक द एफर्ट्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब लैंड रिफॉर्म से हमें ये तो समझ में आ गया अब तक कि इससे इनइक्वालिटी का रिडक्शन होगा। दूसरी तरफ फंडामेंटल में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। एक के पास मान लो 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, दूसरे के पास एक भी नहीं है, तो सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 38 को फॉलो करते हुए लैंड रिफॉर्म करे और एबॉलिशन ऑफ जमींदार करे, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। दिस डिबेट यू विल स्टडी इन योर पॉलिटी क्लास। समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर भी एक बैकग्राउंड के लिए बताया है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से क्या होगा, आर्टिकल 31A ऐड किया जाएगा। ये आर्टिकल क्या बोलेगा कि अगर भारत की सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, इस आर्टिकल मतलब नीति निर्देशक तत्वों के इस आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए कोई अगर लॉ बनाए, ठीक है, और अगर वो लॉ किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, तो उस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो आप बोलोगे प्रायोरिटी है, वो सरकार के इस लॉ को दी जाएगी। कैसे, एक नया शेड्यूल ऐड किया जाएगा। ठीक है, इस शेड्यूल का काम क्या होगा कि ऐसे कोई भी लॉ जो राज्य सरकार लैंड रिफॉर्म को फुलफिल करने के लिए पास कर रही है, उसको 9th शेड्यूल में रखा जाए। हाँ, डीपीएसपी को पूरा करने के लिए उसके लिए जो भी लॉज बने हैं उसको 9th शेड्यूल में रखा जाए।
ठीक है। और 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज होंगे वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू से, यही पढ़ा होगा ना, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से क्या है वो बाहर है। कौन से, जो इस एस्पेक्ट को फुलफिल करना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को पूरा करने के लिए कोई एक्ट लेके आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के, हाँ जुडिशियल, लेकिन उस एक्ट को 9th शेड्यूल में रखा जाना चाहिए। तो जिसलिए देखो ना, जो भी 1950s के बाद जो भी राज्य सरकार, क्योंकि मैंने क्या बोला, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड और एग्रीकल्चर क्या है 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में है। तो एबॉलिशन ऑफ ये जमींदारी के लिए क्या है, हर राज्य सरकार कानून पास करेगी ना, जहां जहां पे जमींदारी व्यवस्था है। तो जैसे जहां जहां पे जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून पास हुआ, ये वाला अबॉलिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो इसकी सोल्यूशन क्या निकाली गई, हम एक शेड्यूल ऐड करेंगे और फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 31A को ऐड किया जाएगा, जिससे क्या है, जो भी एक्ट पास किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से क्या होगा, बाहर होगा। इसी से फिर क्या है, टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप देखते हो ना, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, वो फिर क्या है, लड़ाई चलेगी, वो अलग चलेगी। समझ में आया, वो किस लिए, किस वजह से, इसी से। तो वो आपको पॉलिटी वाले सेगमेंट से भी ज्यादा क्या है वहां पे और क्लैरिटी आएगी। समझ में आ गया। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी में क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है, 1951 9th शेड्यूल आर्टिकल 31A-C। ये तो हो गया कि आर्टिकल 31, सॉरी 31A, 31A तो ये 9th शेड्यूल में होता है। नहीं, आर्टिकल 31 तो फंडामेंटल राइट में हो गया ना, शेड्यूल्स अलग हैं। भारत के संविधान की सूची कौन कौन सी है, पहला शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में है, अच्छा ठीक है, वो पढ़ोगे आप पॉलिटी की क्लास में। जैसे मान लो, जैसे बुक, कोई भी आप बुक ओपन करो, वो होता है ना, इंडेक्स होता है, ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही क्या है, शेड्यूल्स किसके बारे में क्या क्या है। ओरिजिनली हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, अमेंडमेंट कर करके अब कितने हो गए, टोटल 12 हैं, ठीक है। तो पहला किससे ऐड किया गया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉज को पास किया गया उससे रिलेटेड है ये 9th शेड्यूल। ठीक है, इसमें ना कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, लिखो, हेडिंग बनाओ, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। चार एस्पेक्ट पढ़े, अभी हम फर्स्ट एस्पेक्ट को डील करें, ठीक है। फर्स्ट एस्पेक्ट का पॉइंट लिखो, जमींदार एबॉलिशन मेजर्स, जमींदार एबॉलिशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय the states, introduced by the state where zamindari system was prevalent. System was Prevalent. It was eliminated from independent India. क्या चाहिए? It was eliminated from independent India. Shortly after Indian Constitution changed the right to property, under Article 30, under Article 19 and 31. Change the right to property under Article 19 and 31. For which First Amendment Act of Constitution, 1951
अल्टर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात और याद रखना है, अल्टर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। लिख लिया। देखो, अल्टर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है, उसमें बदलाव किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। एक है अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड अल्टरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये होगा कि एबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, तब आंसर क्या होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोनों में याद रखना है, एबॉलिशन और अल्टर्ड। ठीक है, ठीक है। द गोल ऑफ जमींदारी सिस्टम एबॉलिशन, द गोल ऑफ हाँ जी, द गोल ऑफ जमींदारी सिस्टम एबॉलिशन was to eliminate जमींदार और middleman between the government and peasant. Eliminate जमींदार between the government and peasant. When the state reclaimed land ownership title from zamindar, when the state reclaimed land ownership title from the zamindar, compensation was given to them. Compensation was given to them. Almost, next point लिखो, almost 2 crores tenants became, almost 2 crores tenants became the owner of land. And cultivator came into direct contact with government after the law was repealed. The law was repealed. Repealed का मतलब होता है खत्म। ठीक है, तो इससे हमें सुनने में तो क्या लग रहा है, जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन इसके कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हैं कि जो जमींदारी सिस्टम हमने पढ़ा, वो जितना दिखने में सिंपल लग रहा है, उतना भारत के जो मतलब रूरल एरियाज है, उतना सिंपल है नहीं। वो कैसा था, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, मल्टी लेयर्ड का क्या मतलब है, जैसे हमने क्या पढ़ा, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है ना, कि जो जमींदार है वो किसी दूसरे गांव में है या किसी दूसरे सिटी के अंदर है, ठीक है, और उसको किसी एक पर्टिकुलर गांव का क्या है, विलेज का क्या है, जमींदार बना दिया गया, उसके पास लैंड ओनरशिप आ गया, उसने किसी थर्ड पर्सन को क्या है, लैंड ये रेवेन्यू कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। ठीक है, तो अब जब किसान को ये ओनरशिप मिलेगा जमींदारी व्यवस्था को एबॉलिशन करने के बाद, तो वो टैक्स तो किसी और को दे रहा है, समझ में आया, और लैंड ओनर्स कहीं और है, समझ में आ गया। और तीसरा क्या है कि कई बार जमींदार क्या करते थे कि अगर उनके पास मल्टीपल ओनरशिप है अलग अलग एरियाज की, तो अलग अलग एरियाज में क्या है, वो अलग अलग मिडल मैन को क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक्चुअल जमींदार तक पहुंचना क्या होगा, मुश्किल होगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जमींदार विल बी अ बिग चैलेंज टू एबॉलिशन दिस सिस्टम। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कि जमींदारी व्यवस्था के अंदर क्या है कि जमींदार से जमीन लेकर के कल्टीवेटर को दी जा रही है। सपोज अब मैं क्या बोलूं कि मेरी जमीन, मैं ही जमींदार हूं और मैं ही कल्टीवेटर हूं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कल्टीवेटर को ओनरशिप टाइटल मिल जाए जमींदार से, क्योंकि जमींदार खेती नहीं कर रहे हैं, खेती कोई और कर रहे हैं। तो उस केस में मैं क्या करने लगूंगी कि जैसे ही जहां जहां पे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी के लिए लॉ पास किया जाएगा,
तो वहां के कुछ जमींदार क्या करेंगे, लार्ज स्केल एविक्शन ऑफ कल्टीवेटर टू शो कि आई एम द जमींदार और मैं ही कल्टीवेटर हूँ, तो ऑनरशिप किसको मिल जाएगी, मुझे ही मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो इसीलिए जैसे ही अबॉलिशन ऑफ जमींदारी शुरू होगा तो कल्टीवेटर्स का जहां जहां पे जमींदारी व्यवस्था थी, लार्ज स्केल पे मास एविक्शन शुरू होगा। तो जब मास एविक्शन शुरू हो जाएगा तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है या डिसएडवांटेज बोल लो या शॉर्ट कमिंग ऑफ जमींदारी व्यवस्था बोल लो। ठीक है, तो इसमें लिखो इश्यूज और डिसएडवांटेज। बस ये दो, ये सिर्फ खत्म कर दूंगी ना ये वाला, फिर कल हम लैंड सीलिंग से शुरू करेंगे। द एबॉलिशन ऑफ जमींदार, इश्यूज और डिसएडवांटेज। द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी did not resulted into elimination of landlordism. Resulted into elimination of landlordism because it was a multi-layered system in Indian agriculture. It was a multi-layered system in Indian agriculture which only removed the top layer of landlordism. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, it has resulted in mass eviction of cultivators. It has resulted in mass eviction of cultivators. ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा, एबॉलिशन ऑफ जमींदार। कल जो इसके 3 एस्पेक्ट हैं उसको खत्म किया जाएगा। और दूसरा चीज क्या है कि जैसे कि अगर जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने पे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के कुछ आर्टिकल है उनको आप एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो, या उनको आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस में, कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 38 के प्रिंसिपल्स को क्या है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, इम्प्लीमेंट किया गया जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके। तो वी कैन नॉट, वी शुड एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जमींदारी एबॉलिशन, इवन दो क्या है कि उसका 100% डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, क्रिटिसिज्म लिखने के बाद भी आप कंक्लूजन में आपको ऐसे लिखना है। मैम ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अभी लिख लो क्वेश्चन।